ओके, गुड इवनिंग। सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने फर्स्ट देखा है कि कैसा एनेक्सेशंस स्पेशली जो थ्रू फोर्सेस जिसे कर रहा था। तो ये जो बंगाल में देखा है हम लोगों ने, एंड मैसूर को आज सुबह को देखा था। तो मैसूर वार देन द अफगान वार एज वेल एज द सिख वार। तो ये सब ये लोग का एक एनेक्सेशन का, एक जो ब्रिटिश एनेक्सेशन का जो टेरिटोरियल एनेक्सेशन है वो देख रहा था। नाउ इसको छोड़ते हुए भी अदर जो वो लोग का इकोनॉमिक पॉलिसीज था, तो इसका जो फिजिकल एनेक्सेशन को छोड़ते हुए भी उसका जो इकोनॉमिक पॉलिसी था वो पूरा इंडिया का जो पहले में जो एक स्ट्रक्चर था, एक फलता फूलता एक एक इकोनॉमी था, उसको भी पूरा डाउन कर दिया बाय द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ये सब पॉलिसी क्या क्या था, इट इज़ गिवन इन द बुक ऑफ R.C. दत्ता, रिटन बाय R.C. दत्ता, दैट इज़ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे डिफरेंट पीरियड्स को डिफाइन किया है, और वो पीरियड्स क्या क्या था वो हम लोग देखते हैं अभी। द इकोनॉमिक and a commercial policy तो ये R.C. दत्ता का जो बुक है इस पे डिफाइन किया गया है, एंड द नेम ऑफ दैट बुक इज द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट फेज में इट वाज जस्ट ए ट्रेडिंग कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो एक ट्रेडिंग कंपनी था, और धीरे धीरे क्या क्या पॉलिसी से ये लोग आगे बढ़ के पूरा ये इकोनॉमी जो पहले एक जो मुग़ल का समय में एंड डिफरेंट राजाओं का समय में जो एक अच्छा इकोनॉमी था वो पूरा कोलैप्स हो गया। दिस लेड टू मेनी मल्टीपल फेमिन्स ऑल्सो। तो ग्रेट बंगाल फेमिन्स ये सब है वहाँ पे। तो ये सब का पॉलिसी का वजह से हुआ है। सो द फर्स्ट फेज वाज फ्रॉम 1600 to 1757, and East India Company was a purely a trading company. Then the second phase is mercantile phase. एंड ये 1757 से लेके 1813 तक। और यहाँ पे जो कंपनी था, कंपनी का साथ इस समय में बहुत सारा जो टेरिटरीज था वो आ गया था, और ये लोग अपना वो टेरिटरीज में अपना पॉलिसी चला सकता था। तो ये सब का फ़ायदा उठाते हुए ये लोग यहाँ पे अपना जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ये रखा है, और जो भी वहाँ का जो
इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था उसको बदलने में अपना ये पॉलिटिकल पावर को यूज़ किया है। So the company used its political power and monopolized trade and dictated terms। और इसी समय में सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ है द मतलब इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा जिसको नुकसान हुआ है, दे वर द वीवर्स ऑफ बंगाल, वर द वीवर्स ऑफ बंगाल। तो इसमें ये होता था पहले जो यहाँ से जो सामान बनता था ये या लोकली जो सामान बनता था, तो इसका डिमांड जो एरिस्टोक्रेट नोबल्स एरिस्टोक्रेट यूरोपियंस एरिस्टोक्रेट का अंदर ये एक फेमस प्रोडक्ट था। तो बाद में क्या हुआ है, ये धीरे धीरे इसको बैन कर दिया इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में बैन होने के बाद वहाँ मार्केट ख़त्म हो गया। फिर इंडिया में भी इसका जो दाम है इसको इतना चीप कर दिया, तो जो व्यूवर्स है उसको बेच के भी उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो सकेगा। तो that kind of policy was implemented in this period। फिर इंडस्ट्रियल फेज, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ 1813 to 1857 1858, तो ये शुरू होता है आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। और यहाँ पे चार्टर एक्ट 1813 में जो मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये ख़त्म हो गया था इस समय तक, और यहाँ पे एक फ्री ट्रेड रूट मतलब फ्री ट्रेड एनवायरनमेंट बन गया था पूरा इंडिया में। और इस समय में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है लाइक स्टीम इंजन हो गया, तो ये सब का खोज एंड मास प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मशीन गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस होना शुरू हो गया था। और वो चीज़ के लिए रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाएगा और वहाँ से जो फिनिश प्रोडक्ट है फिर इंडिया में ही बेचेगा। तो इंडिया को यहाँ से दो तरह से इसका जो पैसा है वो इंग्लैंड जा रहा था। इट फॉलोड और इट अलाउड a one way free trade। तो रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाएगा और वहाँ से चीप प्रोडक्ट मशीन गुड्स बना के यहाँ पे बेचेगा। एंड दिस लेड टू फ्लड ऑफ चीप machine made goods in India। cheap and machine made imported goods। एंड ये पीरियड में पूरा ख़त्म हो गया था, इंडियन मार्केट वाज फिनिश।
Indian laws, foreign as well as Indian market. Then came the next period, that was फाइनेंशियल इम्पेरियलिज्म, जहाँ पे जो बॉडीज जैसे कि कॉरपोरेट हो गया, बैंक हो गया, ये सब का जो फर्म्स हो गया, ये सब रन करता था बाय द ब्रिटिशर्स, और ये लोग इसको वो वे में ले जाता था जिससे वो लोग का ज़्यादा फ़ायदा हो। तो यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशंस लोग को यूज़ किया है इन दिस पीरियड, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल इम्पेरियलिज्म। और 1858 से लेके टिल इंडिपेंडेंट here the export of capital from India with the help of different institutions like banks, which were obviously controlled by the Britishers, firms, managing agencies, and railway को का जो मेन इंट्रोड्यूस करने का भी एक मोटिव था कि जो अंदर में जो जगह में रॉ मटेरियल्स है उसको इजीली एक्सेसिबल और ला सकने के लिए ये रेलवेज़ का जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ना कि यहाँ पे जो इंडियंस के लिए सुविधा हो, इसका मायने नहीं था इसमें, बट जो फ़ायदा था ब्रिटिशर्स का वो देखा जाता था। एंड यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टेजेस दिखा है, तो सेम थ्योरी इज ऑल्सो गिवन बाय दादा भाई नौरोजी। दैट थ्योरी इज कॉल्ड द ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी which was given in the book Poverty and Un-British Rule in India। written by Dadabhai Naoroji। नारोजी, और दादा भाई नौरोजी को दूसरा नाम से जाना जाता है, दैट इज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये आ सकता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एंड ये एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर भी था, ये जो दादा भाई नौरोजी। ही यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंडिया, ही वाज एन अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। और यहाँ पे जो अन ब्रिटिश वर्ड है, इसका मतलब क्या है कि
जो इंडिया में हो रहा है वो ब्रिटिश वे नहीं है, बट इससे हटके है। मतलब जो कर रहा है वो ब्रिटिश लोग ऐसा नहीं करता है, और ब्रिटिश लोग सिविलाइज आदमी है, लेकिन जो इंडिया में लूट मचा के रखा है, दैट इज़ नॉट द ब्रिटिश वे, इट इज़ अन ब्रिटिश। तो ये इसको एक्सप्लेन किया था। और जो थ्योरी था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में यही बताया कि जो कॉलोनियल रूल का जितना भी ये है उसका पॉलिसीज़ है, पॉलिसीज़ इसको जो इंडिया का अभी हालत हो रहा है, जो पॉवर्टी है, इसको बढ़ावा देने में ये ब्रिटिश का जितना पॉलिसी है ये रिस्पॉन्सिबल है। तो ये थ्योरी दिया गया था, एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ओके, द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वाज poverty in India was caused by the colonial rule, and it is draining the wealth of India. वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया। तो ये था मेन थ्योरी जो इसका, और जो ब्रिटिश लोग कर रहा है दैट इज अन ब्रिटिश वे। तो ये था जो इकोनॉमी का थ्योरी एंड डिफरेंट स्टेजेस गिवन बाय इंडियंस। नाउ लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या क्या ब्रिटिशर्स लेके आए। Land revenue system first was permanent settlement, और ये mainly it was introduced in the BBO, मतलब बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। And it was introduced by Lord Cornwallis. And planned by John Saw. और यहाँ पे इसका अरेंजमेंट कैसा था, ये लोग डायरेक्ट ज़मींदार का साथ अपना अरेंजमेंट रखता था। तो ज़मींदार ओन्स द लैंड, और वहाँ पे टेनेंट्स होगा, और टेनेंट्स लोग वहाँ पे खेती करके इसको सबका एक पोर्शन होगा। लाइक ज़मींदार का एक पोर्शन होगा डेट इज़ 1/11, एंड जो ब्रिटिशर्स होगा, Britishers share will be 10/11, means 90% जो भी उगेगा that is Britishers, और 1/11 मतलब 9%, 10% जमींदार का पास होगा एक भाग का। तो this was the arrangement made by Lord Cornwallis. परमानेंट सेटलमेंट का बाद देयर इज राइट वाले सिस्टम। और राइट वाले सेटलमेंट
can say permanent settlement, right-wari settlement, anything or system. It was introduced in Madras, Bombay, and some part of Assam. And it was introduced by Thomas Munro and Alexander Reed. यहाँ पे जमींदार सिस्टम नहीं था, जो रायत वारी है। तो रायत जो है RYOT, ये जो कल्टीवेटर्स को बोलता है, कल्टीवेटर्स, और यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स उठाएगा, डायरेक्ट जो कल्टीवेटर्स है उससे डायरेक्ट टैक्स जो उठा लेगा। तो यहाँ पे एक दूसरा एजेंट लाइक जमींदार नहीं होगा, ये डायरेक्ट डील करता है एक कल्टीवेटर से डायरेक्ट। इज द डायरेक्ट collection of land revenue from each individual cultivator. By government agents. And it was based on, this system was based on the scientific rent theory of Ricardo. तो यहाँ पे 30 इयर्स का जो पीरियड है उससे उसका जो प्रोडक्शन है उसे नापा जाता था। तो उससे ही कुछ शायद कुछ पोर्शन निकाल के वहाँ पे एक इतना आपको 30 इयर्स तक इतना पे करना है, ये एक अमाउंट निकालता था यहाँ पे। where revenue was fixed for period of 30 years. This was the Rayatwadi system. And next is Mahalwadi system. महलवाड़ी सिस्टम में ये था, यहाँ पे एक पर्टिकुलर गांव को पूरा एक पर्टिकुलर अमाउंट देना होता था। तो आप समझ सकते हैं जो लगान वाला सिचुएशन है, यहाँ पे शायद लगान में जो इमेजिनरी गांव था वहाँ पे महलवाड़ी सिस्टम लगा हुआ था। तो इट वाज इन द गंगा वैली, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द गंगा वैली। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो सिंध एंड पंजाब का जो इलाका है, पंजाब अनडिवाइडेड पंजाब मीन्स द पाकिस्तान एरिया ऑल्सो। तो ये एरिया में सेंट्रल इंडिया, तो ये एरिया में इसको लगाया था द महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी मीन्स ग्रुप ऑफ विलेज।
यहाँ पे डायरेक्ट एक ग्रुप ऑफ विलेज से एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता था। रेवेन्यू सेटलमेंट, group of village called mahals, and it was introduced by Mackenzie by Holt Mackenzie, HOLT, Mackenzie, ZI। तो ये था डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ रेवेन्यू, द लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, और कौन सा एरियाज में कौन सा सिस्टम लगा है, वी सॉ दैट। नाउ एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में आता है, दैट इज़ द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको सिपोई म्यूटिनी भी बोला जाता है। और सिपोई म्यूटिनी एक्चुअली उसका जो मूवमेंट है उसका मूवमेंट को पूरा स्पार्क करने में वो सिपोई म्यूटिनी का हाथ था। तो सिपोई म्यूटिनी से लेके डायरेक्ट एक स्पार्क आ गया वहाँ में, मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। उससे पहले भी बहुत सा सोसाइटी में उथल पुथल चल रहा था। तो यहाँ पे हम लोग अगर ओवरऑल पॉलिसी को अगर ध्यान देगा ब्रिटिशर्स का, तो इस समय में ये लोग ध्यान दे रहे हैं एनेक्सेशन करने के लिए, जितना एरिया अपना अंदर में कब्जा कर सकेगा, प्लस जो भी प्रिंसली स्टेट्स जितना भी होगा उसको अपना, जैसे कि सब्सिडियरी अलायंस हो गया, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स हो गया, जो जितना भी पॉलिसीज़ है ये सब लगा के ये अपना कंट्रोल में रखेगा, अगर वो डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होने से भी। तो दैट वाज द पॉलिसी until 1857, और दिस led to unrest in the different parts of India। तो 1857 से भी पहले हम लोग को बहुत छोटा हम लोग को रेजिस्टेंस दिखाई देता है, रेबेलियन दिखाई देता है। एंड दैट रेबेलियन कैन बी डिवाइडेड इनटू सिविल रेबेलियन एंड ट्राइबल अपराइजिंग, पीजन मूवमेंट्स। तो ये सब में हम लोग इसको भाग करके देख सकते हैं। और वी सी द ट्राइबल मूवमेंट्स इन द नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो इस समय में। तो हम लोग इसको इतना डिटेल्स में नहीं जाएगा, बट आपको जानना चाहिए कि डायरेक्ट 1857 हालांकि वो एक बहुत मेजर इवेंट था, और वहाँ पे जो भी, जैसे कि उस समय में मुग़ल तब तक ये था, एक्टिव था। हालांकि बैटल ऑफ बक्सर का बाद जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ है, उसका बाद से इतना पावर नहीं रह गया उस समय में मुगल्स लोग का साथ, और बंगाल का नवाब हो गया, अवध हो गया, तो ये सब का पास इतना पावर तो नहीं था। लेकिन तब तक वो लोग एक स्टेट का चला रहा था। तो 1857 का बाद पूरा ये ब्रिटिश का कंट्रोल में आ जाता है। तो बिफोर द 1857 ऑल्सो वी सॉ डिफरेंट रेबेलियंस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। और रिवॉल्ट ऑफ 1857 का बाद हम लोग फिर से क्या देखता है कि ब्रिटिश पॉलिसी उस समय डायरेक्ट चेंज हो जाता है। जो पहले एनेक्सेशन के लिए और अपना कंट्रोल के लिए ट्राई कर रहा था, वो अभी क्या बोलता है कि अभी से ऐसा कुछ नहीं होगा। जो सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स ये सब को यूज़ नहीं करेगा, और जैसे चल रहा है पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी बोलता है उसको, जो ब्रिटिश का है। मतलब जैसे चल रहा है वैसे चलने देगा, अगर वो ब्रिटिश इंटरेस्ट को डायरेक्ट हिट नहीं कर रहा है तो।
तो ये पॉलिसी अपनाए आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857. और बिफोर 1857 वी सी डिफरेंट अपराइजिंग्स, रेजिस्टेंस before 1857. So this could be seen in the face of civil rebellion and tribal rebellion or uprising and peasant movements. तो सिविल अपराइजिंग में एक दो हम लोग सबको थोड़ा थोड़ा देखेगा जो जो इम्पोर्टेंट है. सिविल रेबेलियन और अपराइजिंग, फर्स्ट इज सन्यासी रिवोल्ट जो कि चला है 1763 टू 1800. तो ये इसका स्टार्टिंग अगर हम लोग देखने से जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर का बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, उसका बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में मेन चीज क्या था, द दीवानी राइट वेर अपहोल्डेड बाय द ब्रिटिशर्स. और ये दीवानी राइट जो टैक्स कलेक्शन का राइट है, ये दीवानी राइट, दे गॉट द दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. और इसमें यही एरिया में 1770 को एक फेमिन आ जाता है, द ग्रेट बंगाल फेमिन. भूखमरी फैल जाता है. और यहाँ पे हिस्टोरियंस बोलता है कि जो ये फेमिन था, इस समय में पूरा स्ट्रीट्स में आदमी लोग खाना नहीं मिलके स्ट्रीट्स में डेड बॉडी से सब पड़ा रहता था. तो इतना हालत ख़राब था इस समय में. और यहाँ पे जो जमींदार से जमींदार्स को जमींदार लोग भी इस समय में टैक्स पे नहीं कर पा रहा था. और जमींदार जो टैक्स पे नहीं कर पा रहा है, देयर लैंड वेयर टेकन बाय द ब्रिटिशर्स, दे वेर सीज्ड एंड कन्फिस्केटेड. तो द जमींदार्स who were unable to pay led to the land confiscation. वो लोग लैंड को कन्फिस्केट करेगा और जो इसको फिर से बैटिंग में डालता था, एंड बैटिंग में जो जीतेगा उसको फिर से ज़मींदार बना देगा. तो डेट वाज द सिस्टम. तो इस समय में ये बहुत सारा ज़मींदार का ज़मीन छीन गया. और ज़मींदार जो सन्यासी से जो या बाबा लोग हैं, ये सन्यासी लोग को ज़मींदार लोग पैसा दिया करता था, ग्रांट्स दिया करता था. ये लोग पूजा वूजा कर देगा ज़मींदार के लिए और ज़मींदार ग्रांट देगा. तो ये सन्यासी का परिवार भी वैसे चलेगा और ज़मींदार भी मतलब ज़मींदार से ये रिलेटेड था. तो सन्यासी का भी इस समय में जो कि ज़मींदार से
ये था, डिपेंडेंट था, वो अभी ख़त्म हो गया इसी को लेते हुए। और साथ में सन्यासी लोग को एक पिलग्रिम टैक्स भी यहाँ पे इम्पोज कर दिया। पिलग्रिमेज टैक्स वाज आल्सो इम्पोज टू दिस सन्यासी। तो यहाँ पे सन्यासी लोगों ने यहाँ पे रिवोल्ट शुरू किया था, ठीक है। इट वाज स्टार्टेड बाय सन्यासी, बट यहाँ पे सन्यासी रिवोल्ट किया है, लेकिन स्टार्ट तो सन्यासी किया है, बट डिफरेंट strata of our society took part in this revolt। तो यहाँ पे ज़मींदार भी आया है, जो पीजेंट्स है ये भी आया है, और मुस्लिम एंड हिंदू दोनों ही एक साथ में आके यहाँ पे रिवोल्ट किया था। डेट वाज सन्यासी रिवोल्ट। तो इवन दो सन्यासी स्टार्टेड दिस रेबेलियन, लेकिन बाद में क्या आ गया, ज़मींदार एंड पीजेंट्स प्लस यहाँ पे हम लोग को हिंदू एंड मुस्लिम एक साथ आते हुए दिखाई देता है। और यहाँ पे जो मेन लीडर था, हालांकि ये बहुत इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट इट वुड कम इन एग्जाम। इट वाज चिराग अली, मूसा शाह, एंड वी सी द वुमेन पार्टिसिपेशन हियर ऑल्सो। तो जो देवी चौधरानी है, एंड भवानी पाठक, ये भी वुमेन का पार्टिसिपेशंस भी हम लोग को दिखाई देता है। एंड इम्पोर्टेंट इज यहाँ पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ही रोट अ नॉवल कॉल्ड आनंद मठ, और आनंद मठ का जो प्लॉट वाज this uprising, the Sannyasi revolt। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, he wrote a novel आनंद मठ। एंड ये आनंद मठ में ही वंदे मातरम का जो गाना था, इट वाज देयर, एंड इट वाज लेटर इनकॉर्पोरेटेड एज ए नेशनल सॉन्ग। एक्चुअली वंदे मातरम was incorporated as a national song in 1837। तो ये था ये आनंद मठ, हु रोट आनंद मठ, ये आया था एग्ज़ाम में, शायद APCS या तो APSSB में शायद आया था। पोलीगर मूवमेंट नेक्स्ट इज
तो जो पोलीगर था, पोलीगर लोग एक क्लास ऑफ, ये लोग आर्मी था पहले। पहले ये लोग आर्मी था अंदर विजयनगरा एम्पायर। तो दे वेर द स्टैंडिंग आर्मी अंदर विजयनगरा एम्पायर। और सर। हाँ हेलो हाँ सर। हाँ। सर ये वंदे मातरम जो 1837 है सर, कहाँ इंक्लूड हुआ है ना? कहा? सर ये 1837 में कहाँ में इंक्लूड हुआ है सर ये? ये इसको 1837 में इसको नेशनल सॉन्ग बना दिया, ठीक है। ओ, ओके सर, ये कंफ्यूज था मतलब सर। हाँ, 1837 में कुछ इवेंट ऐसे याद नहीं है, इसलिए सर कब हुआ है ये? इसको ठीक है, हम जब इसको डिस्कस करेंगे बाद में। इसका कांग्रेस का सेशन को बाद में अलग से डिस्कस करेगा, तब इसको डिस्कस कर लेगा, ठीक है। ओके सर। तो ये जो पोलीगर्स था, पोलीगर्स वेर द स्टैंडिंग आर्मी इन द विजयनगरा एम्पायर। और एक्चुअली विजयनगरा एम्पायर का, जब विजयनगरा एम्पायर एक लार्ज एम्पायर था उस समय में। तो इसमें बहुत छोटा मोटा ये था, प्रोविंसेस था, लाइक मदुराई हो गया, तंजावुर हो गया, जिंजी हो गया। तो इस समय में ये लोग ये जगह का एक स्टैंडिंग आर्मी था। और ये लोग को टैक्स कलेक्ट करने का, वो जगह का, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, और फोर्ट को संभालने का, ये सब का काम दिया जाता था ये लोग को। एंड आफ्टर द कार्नेटिक वार, the द कंट्रोल वाज अंडर ब्रिटिश। और कार्नेटिक वार में ब्रिटिश का जीत होता है, वो पहले देख गया था। एंड पोलीगर्स वेर, जो ब्रिटिशर्स था, ये पोलीगर्स से ये लोग टैक्स मांगना शुरू हो गया। एंड पोलीगर्स रिफ्यूज टू पे द टैक्स। और यही से जो पोलीगर का जो रिवोल्ट है वो शुरू हो गया 1795 टू 1805। तो इट लेड टू द रिवोल्ट ऑफ पोलीगर्स। तो पोलीगर्स वेर द स्टैंडिंग आर्मी इन द विजयनगरा एम्पायर। और ये लोग को कुछ छूट था कि वो लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, टैक्स कलेक्ट करे, ये सब। तो कार्नेटिक वार का बाद इट वेंट अंडर ब्रिटिश। द एरियाज ऑफ पोलीगर वेर अंडर ब्रिटिश। एंड जब इस लोग को टैक्स मांगा गया, देन पोलीगर रिफ्यूज टू पे। और दिस लेड टू पोलीगर रिवोल्ट। और द मेन लीडर was कट्टाबोमन नायकन। तो जो पाइकास है, पाइका रेबिलियन, पाइका का भी ऐसा ही था। ये लोग का जो सिचुएशन है, लाइक द पोलीगर्स, these all revolts are happening before the revolt of 1857। पाइका रेबिलियन 1817। ये लोग भी, पाइकास वेर ऑल्सो फूड सोल्जर्स। और जो ये
एरिया था, इट वाज दे वर द फूड सोल्जर्स इन द एरिया ऑफ ओडिशा. उड़ीसा. और इसको भी जब ये ब्रिटिश का अंदर आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंदर आ गया, इन द 1803 इट केम अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी conquered Orissa and dethroned then the king. Raja of Khurda and this ये समय से देयर वाज अ रिडक्शन इन द पावर ऑफ दिस पाइकास. तो पाइकास जो पहले पे एक सोल्जर्स का काम करता था, ये लोग को ये लोग का पावर चला गया. एंड यहाँ पे जो जमींदार्स का रूल लगने लग गया. तो जमींदार्स इस लोग का ऊपर में जमींदार्स बिकेम पावरफुल एंड ये लोग का ऊपर में जो टैक्स है ये सब लादने लग गया. एंड दिस लेड टू द रिवोल्ट ऑफ पाइकास. एंड इसका जो लीडर्स था दे वर जगबंधु, विद्याधर, मुकुंदा देवा, एंड दीनबंधु. Santara. These were the main civilian revolts. और सेम हम लोग ट्राइबल मूवमेंट्स भी ऐसे दिखाई देता है. ट्राइबल से पहले let's see the some of the peasant movements. पीजन मूवमेंट्स में फर्स्ट इज पागलपंथी. और जो पागलपंथी था, इट वाज this rebellion was carried out by Hajongs and Garo tribes under the leadership of Karam Shah. They were also fighting against the जमींदार्स. मोपला, मोपला अपराइजिंग. तो जो मोपला है, मोपला जो एक ग्रुप था, ग्रुप जो पीजन ग्रुप था, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता था. तो टीपू सुल्तान का समय में ये लोग को लैंड दे दिया था. मोपला लोग क्या था, दे वर द मुस्लिम ऑफ
मालाबार, और ये लोग पीजेंस था। और जो टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान ये लोग को लैंड ग्रांट कर दिया था। दे वर ग्रांटेड द लैंड्स। और इससे पहले, बिफोर दिस अरेंजमेंट, यहाँ पे एक जो लैंड लॉर्ड्स था, दे वर कॉल्ड जैनमिन्स बिफोर दिस, ठीक है। बिफोर जैनमिन्स वर द लैंड लॉर्ड। और आफ्टर द फॉल ऑफ टीपू, आफ्टर टीपू सुल्तान, ब्रिटिशर्स लोग फिर से ये पहले जो जैनमिन्स था, जो हिंदू लैंड लॉर्ड्स था, ये लोग को लैंड वापस दे देता है। और इसी से एक मोफला अपराइजिंग फिर से हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये था बिटवीन 1836 टू 1896। हालांकि इसका दो पीरियड में ये हुआ है। तो फर्स्ट पीरियड में यहाँ पे अपराइजिंग शुरू होता है, और बाद में जब खिलाफत मूवमेंट जब पेश में आता है, तब फिर से एक सेकेंड मोपला अपराइजिंग होता है। तो आफ्टर टीपू जो ब्रिटिशर्स था, ये फिर से ये पहले में जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स था, हिंदू लैंडलॉर्ड्स जैनमिन्स, इसको फिर से अपना लैंड वापस कर देता है। दे वर अगेन ग्रांटेड देयर लैंड्स, और दिस लेड टू द मोपला अपराइजिंग। और सेकेंड मोपला अपराइजिंग फिर से होता है when the Khilafat movement is in the peak। जब खिलाफत मूवमेंट पीक पे होता है, तब फिर से यहाँ पे अपराइजिंग होता है। एंड इसको फाइनली बाद में दबा दिया जाता है। इट इज सबड्यूड इन द ईयर ऑफ 1921। ये था सम ऑफ द पिजन मूवमेंट्स। Now let's see some of the tribal movements। First is Paharia movement। ये पहाड़िया मूवमेंट जो झारखंड है, झारखंड में होता है। जो राजमहल हिल है, राजमहल हिल ऑफ झारखंड। यहाँ पे RDC है, झारखंड आप लिख लीजिए। कॉल uprising is also called as Call mutiny। It is also called as Call mutiny because यहाँ पे जो ये अपराइजिंग का समय में बहुत सारा लोगों को मार दिया, जला दिया घरों को। ये इस समय का ऐसा यहाँ पे जो कॉल का जो म्यूटिनी था, इसमें ये देखा गया। तो इट वाज इन द छोटा नागपुर एरिया।
और द लीडर वाज बुद्धो भगत। और ये छोटा नागपुर एरिया जहाँ पे ट्राइबल्स लोग रह रहा था, तो इसमें इसमें बहुत सारा हिंदूस एंड सिख्स एंड मुस्लिम्स फार्मर्स को लेके आता है बाय द ब्रिटिशर्स। और यहाँ पे जो एक ये लोग यहाँ पे रह के एक मंडी लैंडर का एक ये भी निकल जाता है, एक क्लास भी निकल जाता है। और ये मनी लेंडर्स ये लोग का जो ट्राइबल लैंड था, इसको यूज़ करते हुए ये लोग से ही टैक्स ले रहा था। तो इससे यहाँ का जो लीडर है, ये बुद्धो भगत है, ये गुस्सा हो जाता है एंड ही किल्ड एंड बर्न many outsiders like thousands of outsiders, जो भी बाहर से जो ब्रिटिशर्स लोग लेके आया था फार्मर्स को, जो हिंदू था, सिख था, मुस्लिम था, जो भी था फार्मर्स, एंड उसमें एक क्लास था दैट इज़ मनी लेंडर्स क्लास। तो ये सबको ये मारता है एंड जला देता है। और दिस इंसिडेंट इज लेड टू द कोल म्यूटिनी। हो एंड मुंडा अपराइजिंग। हो एंड मुंडा अपराइजिंग एक ही एरिया से निकला है। तो ये मुंडा एक दूसरा ट्राइबल है और हो एक दूसरा ट्राइबल है। तो फर्स्ट जो हो ट्राइब होता है, ये पहले ये अपराइजिंग को शुरू करता है। और उसका बाद से इसको जो हो का जो अपराइजिंग है, इट इज़ सप्रेस्ड एंड लेटर ऑन जो बिरसा मुंडा होता है, बिरसा मुंडा फिर से ये मुंडा ट्राइब्स फिर से अपना अपराइजिंग शुरू कर देते हैं। तो ये हो ट्राइबल्स जो कि छोटा नागपुर एंड सिंहभूम एरिया में ये लोग को मेनली पाया जाता है। एंड यहाँ पे ये लोग का जो अपराइजिंग है, इट इज़ सप्रेस्ड इन द ईयर ऑफ 1827। एंड लेटर ऑन 1831 को फिर से मुंडा अपराइजिंग फिर से शुरू हो जाता है। अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा। And their movement is called Ulgulan. Ulgulan means the great tumult or the great disturbance. The great tumult और द ग्रेट डिस्टर्बेंस, मतलब जो आउटसाइडर आके ये लोग जंगल में आके जो भी ये लोग जंगल को साफ कर रहा है, जला रहा है और यहाँ पे फार्मिंग कर रहा है। तो ये सब एक
डिसबैलेंस क्रिएट कर रहा है, तो ये मानना था। एंड द आउटसाइडर्स वेर टर्म्ड एज डिकूस, मीन्स डाकू। आउटसाइडर्स को वेर टर्म्ड एज, वेर कॉल्ड डिकूस। और ये था द मुंडा अपराइजिंग। नॉर्थ ईस्ट में डिफरेंट स्टेट्स में हुआ है यहाँ पे भी। लेट्स सी सम ऑफ देम। दिस खासी अपराइजिंग, एटीन 1830 to 33, और इसका लीडर था तीरथ सिंह। और इसका अंदर में डिफरेंट ट्राइब्स लड़ाए, लाइक गारो, खासी, जैंतियास एंड खामतीस एंड सिंगपोस ऑल्सो। The Singpo rebellion, it was in the Assam 1830 को, and the leader name was Nirang Pidu। तो ये था सम ऑफ द अपराइजिंग, जो कि 1857 में हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ अभी रिवोल्ट ऑफ 1857 का भी कुछ एस्पेक्ट देख लेते हैं। तो ये शुरू कैसे हुआ एंड व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दिस रिवोल्ट। तो हम लोगों को पता है ये कहाँ से शुरू हुआ है। जो एनफील्ड राइफल में जो ग्रीस था, वो ग्रीस जो एनिमल फैट से बना हुआ था, तो इट वाज बिलीव दैट इट वाज मेड ऑफ पिग एंड काउ फैट। तो ये मुस्लिम्स के लिए पिग जो हराम है और हिंदू काउ को होली मानता है। तो ये डिबेट, ये चीज़ को हम लोग पता है। तो ये जो एक जस्ट इनिशियल स्पार्क था जो कि चल रहा था बैकग्राउंड में, एक पूरा एक रेबिलियन का माहौल चल रहा था, वो जस्ट एक स्पार्क था जो ये जो हम लोग को ये जो मिलिट्री सिपोइस म्यूटिनी से हम लोग को दिखाई मिलता है। तो जितना भी पॉलिसीज था ब्रिटिशर्स का, they were all responsible for this revolt. Like आप देख लीजिए, for the economic causes, यहाँ पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, रायतवाड़ी एंड महालवाड़ी, ये तीनों का तीनों सिस्टम थोड़ा सा भी लीनियंट नहीं था टुवर्ड्स द कल्टीवेटर, टुवर्ड्स द पीजेंट्स। तो यहाँ पे जो फ़ायदा होता था, इट वाज टोटली अप टू द इट ऑल वेंट टू द ब्रिटिशर्स। और साथ ही साथ आर्टिशियंस, लाइक हैंडीक्राफ्ट हो गया, हैंडीक्राफ्ट वो टोटली ख़त्म हो गया था उसका बाद।
और आर्टिस्ट लोग को जो पेट्रोनेज देता है, तो ये पेट्रोनेज हमेशा जो नोबल क्लास है ये लोग आर्ट को प्रमोट करता है। तो अभी ऐसा नहीं था, ये जो ब्रिटिशर्स लोग था, ये लोग सिर्फ फ़ायदा कमाने के लिए इंडिया में था। तो जो भी हैंडीक्राफ्ट एंड आर्ट था इंडिया का, उसको टोटली ख़त्म कर दिया है लोग। और इससे बहुत सारा आर्टिशियंस का जो कमाने का जरिया था वो सब ख़त्म हो गया। लाइकवाइज ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स था इंडियन गुड बेच के जो अपना दुकानदारी करके जो अपना पैसा कमाता था, उसमें अभी बहुत हाई हाई टैक्सेस लगा दिया था इंडियन आर्टिकल्स में। तो वो सब इंडियन गुड्स बेच के अपना कमाई नहीं कर पा रहा था। तो ट्रेडर्स वेर ऑल्सो अगेंस्ट दिस ब्रिटिश। साथ ही साथ ज़मींदार्स, तो ज़मींदार्स का भी ये था कि अगर कुछ भी हो जाता है, अगर दे फेल टू गिव द टैक्स, द पे द टैक्स टू द ब्रिटिशर्स, तो वो लोग का लैंड को कन्फिस्केट कर देता है एंड उसको फिर से बेटिंग करके जो पैसा देगा उसका साथ वो लैंड चला जाएगा। तो इससे ज़मींदार्स का बहुत सारा लैंड्स है वो सब चला जाता था। तो इससे पहले क्या था कि जो ज़मींदार्स है, ज़मींदार्स का साथ हमेशा लैंड रहता था, और जो टैक्सेशन पॉलिसी था वो भी थोड़ा लीनियंट था। तो हम लोग अगर ये में अगर मिडेबल एज में भी देखेगा, तो मोस्टली जो इंडियन रूलर्स था वो 1/4 टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करता था, दैट इज़ द 25%। तो अभी ब्रिटिशर्स क्या है, 90% टैक्स देना पड़ता है। और कोई कोई में ऐसा था कि कंपलसरी कुछ ये प्लांटेशन या क्रॉप्स लगाना पड़ता था, लाइक इंडिगो हो गया। तो इंडिगो कंपलसरी लगाने देता था कोई कोई एरिया में। तो ये सब भी यहाँ पे प्रिवेल करता था। और ज़मींदार्स ऑल्सो लॉस्ट देयर फेथ इन द सिस्टम ऑफ द ब्रिटिश। और पॉलिटिकल कॉज में बोलेगा, पॉलिटिकल कॉजेस में देखिए जो पॉलिसीज था, लाइक सब्सिडियरी अलायंस, subsidiary alliance was CE. It was introduced by Wellesley, Lord Wellesley, and Doctrine of Lapse, ये लास्ट एग्जाम में आया था, that is Dalhousie। तो जो सब्सिडियरी अलायंस में क्या होता था कि कुछ आपको ब्रिटिश का some contingents of the British soldiers has to be kept in your in a particular kingdom। तो सब्सिडियरी अलायंस करने के बाद ये कंपलसरी था कि आप ब्रिटिश इन्फेंट्री या कुछ सोल्जर्स को आपको अपना किंगडम में स्टेशन करना होता था। और जो भी आप डील करेगा, ट्रेड डील या जो भी करेगा, फॉरेन पॉलिसी करेगा जो भी, तो पहले परमिशन लेना पड़ेगा फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, फ्रॉम द इंग्लिश। तो ये था सब्सिडियरी अलायंस, और ये भी पसंद नहीं आता था जो यहाँ का रूलर्स था ये लोग को। और सबसे ज़्यादा नापसंद था ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में एक्चुअली ये जो इंडियन टेक्स्ट से ही लिया गया है, शायद वेदा उदा से कहीं से लिया हुआ है। वहाँ पे बोला गया था कि जो रूलर का बेटा है, एग्जैक्टली आई डोंट नो द टेक्स्ट, बट इट इज़ द आइडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम एन इंडियन टेक्स्ट। तो यहाँ पे ये बोला गया था कि जो एक राजा का जो खुद का ब्लड होगा वही राजा बनना है, वही थ्रू
ट्रू सक्सेसर है फॉर द किंगडम। तो कभी कभी अगर राजा का बेटा नहीं होता था तो वो किसी को भी गोद लेके अपना गद्दी नहीं दे सकता था। तो ये ब्रिटिशर्स लोग ये पॉलिसी मतलब वो चीज़ को लेके इसको, ये तो इंडियन रूल ही है, इंडियन रूल ही हम लोग यहाँ पे इंडियन लैंड में अप्लाई कर रहा है। तो ये लोग का ये बोलना था, और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट डलहौजी लेके आया, और यहाँ से बहुत सारा स्टेट्स लाइक झांसी हो गया, अवध हो गया। तो ये सब का वजह से ये लोग का जो किंगडम है इसमें जो ब्रिटिशर्स लोग क्लेम करने लग गया कि ये लोग का जो सक्सेसर है वो असली सक्सेसर नहीं है। तो इसमें अभी ब्रिटिशर्स ये लोग का जो भी है देख रेख है उसको देखेगा। तो ये था ये 2 रूल था जो कि नापसंद था टू द नोबल्स ऑफ इंडिया। और इफ़ यू सी सोशियो रिलीजियस एंगल, सोशल रिलीजियस एंगल में अगर हम लोग देखेगा तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स का साथ साथ क्रिश्चियन मिशनरी आना शुरू हो गया था, और यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए कोशिश शुरू हो गया था थ्रू द क्रिश्चियन मिशनरीज। और ये सब अच्छा नहीं लगता था यहाँ का जो हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड अदर रिलीजियस ग्रुप्स को अच्छा नहीं लगता था। एंड पॉलिसीज लाइक एबोलिशन ऑफ सती हो गया, और विडो रीमैरिज हो गया, और टैक्स भी इम्पोज करता था ऑन द मॉस्क एंड द टेम्पल एंड द पिलग्रिमेज। तो ये सब को भी अच्छा नहीं लगता था। वो लोग का जो धर्म से इतना ये लोग का धर्म है उसको भ्रष्ट कर रहा है, ये मानना था द कॉमन सोसाइटी ऑफ इंडिया का उस समय में। और इसको लेते हुए यहाँ पे हम लोग को सिपोही का म्यूटिनी दिखाई देता है, और सिपोही का साथ भी बहुत वो लोग का अंदर भी एक डिसकंटेनमेंट था सिपोही का अंदर भी, क्योंकि सिपोही डिसकंटेनमेंट among sepoys तो जो सिपोइस था वो लोग को जो इंडियन वाला जो सोल्जर्स था ये लोग को कम पैसा मिलता था एज ए इफ़ यू कंपेयर टू द ब्रिटिश काउंटर पार्ट, ये लोग को कम पैसा मिलता था। और यहाँ पे एक जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट भी लेके आया था जो कि बोलता है कि आप पर्टिकुलर रैंक से आगे नहीं बढ़ सकता है अगर आप इंडियन है तो। और कुछ सोल्जर्स को अगेंस्ट अपना किंगडम, जैसे कि पहले किंगडम था वहाँ से वो बिलोंग करता है, तो कभी कभी वो अपना किंगडम का खिलाफ भी उसको ड्यूटी करना पड़ता था। तो ये सब भी एक डिसकंटेनमेंट पैदा किया है अमंग सिपोइस। और लास्टली हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्पार्क ऑफ द रेबेलियन। थ्रू द न्यू एनफील्ड राइफल। तो ये जो नया एडिशन था एनफील्ड राइफल्स का, तो इसमें जो गन पाउडर था, गन पाउडर के साथ उसमें गोली भी साथ में आता था। तो वो जो एक ग्रीस, अगर वो पैकेट खोलेगा तो वो पैकेट में एक उसको दांत से काटना होता है, तो वो दांत से उसको फाड़ना होता है। और वो पैकेट का अंदर में वो ग्रीस लेडन था, वो पैकेट जो इट वाज रैप्ड इन द ग्रीस पेपर
grease, wrapping paper, एंड इसको दांत से काटना पड़ता था. इट हैज़ टू बी बीटेन ऑफ. और pig is considered as a haram for Muslim. And cow is considered holy for the Hindus. तो इसी का वजह से इसको यूज़ करने से मना कर देता है. और इसका रिएक्शन हम लोग देखते हैं फर्स्ट बेहरामपुर में, जो इसको यूज़ करने से मना कर देता है. तो ऐसा फर्स्ट इंस्टेंस हम लोग देखते हैं बेहरामपुर में. दैट इज इन उड़ीसा. और ये करने वाला होता है द 19 नेटिव इन्फेंट्री. और ये इंस्टेंस होता है इन द फरवरी 1857. फिर सेम हम लोग कलकत्ता से दिखा देता है. दैट इज बराकपुर. बराकपुर कलकत्ता. यहाँ पे 34 नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पे यूज़ करने से मना कर देता है. एंड वन मोर थिंग इज, जो मंगल पांडे है, मंगल पांडे अपना जो यूनिट का सर्जन मेजर था, ही इज किल्ड, ही इज शॉट टू डेथ. यूनिट सर्जन मेजर. और ये इंसिडेंट होता है 8 अप्रैल को. फिर हम लोग अवध में भी ये दिखाई देता है. फिर से अवध में भी जो 7th अवध रेजिमेंट है, ये लोग भी रिवोल्ट कर देता है अगेंस्ट दिस. एंड लास्टली इन द मीरठ से मेनली शुरू होता है. यहाँ पे 3rd नेटिव इन्फेंट्री और सॉरी कैवेलरी, ये भी इसको यूज़ करने से मना कर देता है. इन द 24 अप्रैल 1857. एंड यहाँ पे some of the soldiers are imprisoned due to this, due to not following the orders. So some of the soldiers are imprisoned. For 10 years. और ये सोल्जर्स लोग को 10 मई में जेल को तोड़ते हुए या ये सोल्जर्स लोग को फ्री कर देता है.
they are freed by killing the officers. And officers are killed. और हम लोग का जो 10th में है, इट इज़ कंसिडर्ड एज एन ऑफिशियल डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ दिस रिवोल्ट ऑफ 1857. और ये 10th में इस 10th में they started to march towards Delhi. और ये जो डेट है 10th में 1857, इसको ही मानता है कि ये ऑफिशियल डेट है स्टार्टिंग ऑफ दिस रिवोल्ट. तो बाद में दिल्ली पहुंचने का बाद यहाँ पे दिल्ली में उस समय में जो लास्ट मुगल एम्परर था, देट वाज बहादुर शाह जफर. बहादुर शाह जफर को प्रोक्लेम कर देता है एज एन एम्परर ऑफ इंडिया. एंड बहादुर शाह फिर से एक लेटर लिखता है टू डिफरेंट रूलर्स इन डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया. ये एक लेटर लिखता है कि कम एंड फाइट विथ अस एंड वी इंडियन विल फाइट अगेंस्ट दिस फॉरेन ऑपरेशन. तो ये बहादुर शाह एक लेटर लिखता है टू ऑल द रूलर्स ऑफ इंडिया. एंड यहाँ पे डिफरेंट एरिया में हम लोग को दिखाई देगा कि डिफरेंट एरिया में कौन कौन सा किंग्स एंड क्वींस एंड नोबल्स कौन कौन सा लड़ रहा है. तो वो हम लोग कल देखेगा. तो बहादुर शाह एक लेटर लिख के he asks all the nobles and the rulers of India to come in a confederacy of Indian state and fight the British regime. तो ये लेटर में लिखा हुआ था बाय बहादुर शाह जफर. ठीक है, कल हम लोग देखेगा कि कौन कौन सा स्टेट में क्या क्या हो रहा था. ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जर्मन? नहीं सर, क्वेश्चन